आप सभी का स्वागत है। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हमारा पहला प्रश्न है जो कि पिछले दिन का अभ्यास प्रश्न है। निर्माणाधीन सेला सुरंग खाली स्थान के बीच हर मौसम में संपर्क सुनिश्चित करेगी। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ऑप्शन बी असम और अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक और महाराष्ट्र, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी असम और अरुणाचल प्रदेश। सेला सुरंग 3000 मीटर की एक निर्माणाधीन सड़क सुरंग असम में गुवाहाटी और अरुणाचल प्रदेश में तवांग के बीच हर मौसम में संपर्क सुनिश्चित करेगी। यह खबरों में क्यों है? तो हाल के एक विकास में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश में सेला सुरंग के अंतिम सफलता विस्फोट का संचालन किया था और BRO के 20,000 किलोमीटर लंबे मोटरसाइकिल अभियान को हरी झंडी दिखाई थी। असम अरुणाचल में सेला सुरंग निर्माण के अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। यह सर्दियों में सेला दर्रे पर बर्फीले तूफान से बचाता है, साथ ही तवांग जाने के समय में कम से कम 1 घंटे की कमी करता है। ट्रांस अरुणाचल राजमार्ग के NH13 पर सेला दर्रे के नीचे खोदी गई सुरंग को एक नई 12.4 किमी सड़क से जोड़ा जाएगा जो दिरांग और तवांग के बीच कम से कम 10 किमी की दूरी तय करती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी असम और अरुणाचल प्रदेश। अब आज के प्रश्नों को देखते हैं। आज के प्रश्नों के सीरीज में हमारा पहला प्रश्न है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने 4.7 करोड़ ग्राहकों को होम लोन देने के लिए खाली स्थान के साथ हाथ मिलाया है। पहला है ICICI बैंक, दूसरा है HDFC बैंक, तीसरा है SBI और चौथा है एक्सिस बैंक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी HDFC बैंक। इस प्रश्न के स्पष्टीकरण को देखते हैं तो इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक यानी कि IPPB और HDFC भुगतान बैंक में लगभग 4.7 करोड़ ग्राहकों को होम लोन प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके एक रणनीतिक साझेदारी में शामिल हो गए हैं। इसके मुख्य बिंदु क्या है? तो इस साझेदारी का उद्देश्य ग्राहकों को विशेष रूप से बिना बैंकों और वित्तीय सहायता वाले क्षेत्रों में HDFC आवास ऋण की सुविधा प्रदान करना है, क्योंकि उनमें से अधिकांश के पास घर के मालिक होने के अपने सपने को साकार करने के लिए बहुत कम या कोई आय नहीं है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लगभग 1,90,000 बैंकिंग सेवा प्रदाताओं, डाकियों और ग्रामीण डाक सेवकों को आवास ऋण प्रदान करेगा। समझौता ज्ञापन के अनुसार ऋण तकनीकी और कानूनी मूल्यांकन, सभी आवास ऋणों का प्रसंस्करण और वितरण HDFC लिमिटेड द्वारा संभाला जाएगा, जबकि IPPB यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ऋण की सोर्सिंग के लिए जिम्मेदार होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी HDFC बैंक। अगला प्रश्न है, श्रव्य दृश्य विरासत के लिए विश्व दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 27 अक्टूबर को, यानी कि ऑप्शन सी इसमें सही है, 27 अक्टूबर को श्रव्य दृश्य विरासत के लिए विश्व दिवस हर साल 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। श्रव्य दृश्य विरासत दिवस 2021 को योर विंडो टू द वर्ल्ड थीम के तहत मनाया गया, जो इस बात पर प्रकाश डालता है कि श्रव्य दृश्य स्रोत दुनिया को दस्तावेजी विरासत वस्तुओं के रूप में एक विंडो प्रदान करते हैं। ये इस दिन के बारे में जानते हैं। तो श्रव्य और दृश्य विरासत दिवस तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता और ऑडियो दस्तावेजों के महत्व के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। चित्रों की सुरक्षा और संरक्षण के प्रयास में 1980 में सिफारिशों के 21वें आम सम्मेलन द्वारा इस दिन को अपनाया गया था। दिनांक 27 अक्टूबर 2005 को यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन द्वारा
घोषित किया गया था कि 27 अक्टूबर को श्रव्य और दृश्य विरासत दिवस मनाया जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 27 अक्टूबर, जो कि ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे 26 अक्टूबर 2021 को कनाडा के नए रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए अनीता आनंद, ऑप्शन बी हरजीत सज्जन, ऑप्शन सी नवदीप बैंस, ऑप्शन डी जगमीत सिंह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए अनीता आनंद। 26 अक्टूबर 2021 को कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल किया। उन्होंने भारतीय मूल की कनाडाई राजनीतिज्ञ अनीता आनंद को कनाडा की नई रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। उन्हें ओकविले में 46% वोट शेयर के साथ विजेता घोषित किया गया था। आइए अनीता आनंद के बारे में देखते हैं। तो वह भारतीय मूल के हरजीत सज्जन की जगह लेंगी, जो लंबे समय तक रक्षा मंत्री रहे हैं। वह ओंटारियो प्रांत में ओकविले का प्रतिनिधित्व करने के लिए 2019 में पहली बार संसद सदस्य के रूप में चुनी गई। कोविड-19 महामारी के दौरान उन्होंने खरीद मंत्री के रूप में भी काम किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अनीता आनंद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने स्वास्थ्य महिला स्वस्थ गोवा पहल शुरू की है? ऑप्शन ए मुस्कान फाउंडेशन, ऑप्शन बी दैविक फाउंडेशन, ऑप्शन सी गुंज, ऑप्शन डी यूविकैन फाउंडेशन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यूविकैन फाउंडेशन। गोवा में स्वस्थ महिला स्वस्थ गोवा पहल यूविकैन फाउंडेशन द्वारा शुरू की गई थी, जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट आइकन युवराज सिंह द्वारा संचालित है। इसके मुख्य बिंदु है, फाउंडेशन ने एसबीआई फाउंडेशन और गोवा की राज्य सरकार के साथ साझेदारी की है। आई ब्रेस्ट डिवाइस का उपयोग करके निःशुल्क स्तन कैंसर की जांच की जाएगी। 2 साल की अवधि में लगभग 1 लाख महिलाओं की जांच की जाएगी। इस पहल से यह सुनिश्चित होगा कि गोवा में 50% पात्र महिला आबादी की जांच की जाएगी। यूविकैन फाउंडेशन के बारे में देखते हैं। तो यह 2012 में युवराज सिंह द्वारा स्थापित एक भारतीय गैर लाभकारी संगठन है। यह कैंसर से लड़ने के लिए समर्पित है और यह कैंसर के बारे में जागरूकता, इसकी जांच, उपचार, सहायता और आने वाली पीढ़ियों के सशक्तिकरण जैसे 4 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है यूविकैन फाउंडेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ भारत ने आइजोल मिजोरम में गतिशीलता का समर्थन करने के लिए $4.5 मिलियन परियोजना तत्परता वित्त पोषण ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए एशियाई विकास बैंक, दूसरा ऑप्शन न्यू डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और ऑप्शन डी पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है एशियाई विकास बैंक, ऑप्शन ए। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने मिजोरम की राजधानी आइजोल में शहरी गतिशीलता में सुधार के लिए परियोजना नवीनीकरण और डिजाइन परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए $4.5 मिलियन की ऋण परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके मुख्य बिंदु है, पीआरएफ अगली परियोजना में सबसे महत्वपूर्ण शहरी परिवहन निवेश की पहचान करके और उचित परिश्रम और अन्य प्रारंभिक गतिविधियों का समर्थन करके अपनी तैयारी में सुधार करके आइजोल के लिए दीर्घकालिक शहरी गतिशीलता समाधान के विकास का समर्थन करेगा। पीआरएफ आइजोल की व्यापक गतिशीलता योजना विकसित करेगा, जो शहरी परिवहन विकास रणनीति की रूपरेखा तैयार करती है और शहर में शहरी विकास योजना कार्यक्रमों के साथ साझेदारी करती है और जलवायु परिवर्तन और आपदाओं के संबंध में रणनीति बनाती है। साथ ही इसके हस्तक्षेप में लिंग समावेशन को भी बढ़ावा देती है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा एशियाई विकास बैंक, जो कि ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है,
अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन 25 अक्टूबर, दूसरा 27 अक्टूबर, तीसरा 26 अक्टूबर और चौथा है 28 अक्टूबर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 28 अक्टूबर। एनिमेशन की कला का उत्सव मनाने और एनिमेशन के कलाकारों, वैज्ञानिकों और तकनीशियनों को पहचानने के लिए प्रतिवर्ष 28 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस मनाया जाता है। 2021 में 20वां अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस है। आइए इस दिन के बारे में देखते हैं। तो यह दिन 2002 में सृजित किया गया था। यह यूनेस्को के एक सदस्य अंतर्राष्ट्रीय एनिमेटेड फिल्म एसोसिएशन यानी कि ASIFA द्वारा सृजित किया गया था। यह दिन 1892 में पेरिस के ग्रेविन संग्रहालय में चार्ल्स एमिल रेनार्ड के थिएटर ऑप्टिक के पहले सार्वजनिक प्रदर्शन के उपलक्ष्य में है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 28 अक्टूबर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन ने HDFC बैंक द्वारा HDFC एर्गो में बकाया इक्विटी शेयर पूंजी के 4.99% के अधिग्रहण को मंजूरी दी है? पहला ऑप्शन बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ने, दूसरा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, तीसरा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, चौथा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि CCI ने HDFC बैंक द्वारा HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी में बकाया इक्विटी शेयर पूंजी के 4.99% के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। HDFC बैंक मूल कंपनी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन से 1,906 करोड़ रुपए में 3.56 करोड़ शेयर या 4.99% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगा। HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी क्या है? तो यह HDFC और यूरोपीय बीमाकर्ता एर्गो इंटरनेशनल AG के बीच एक संयुक्त उद्यम है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग क्या है? तो यह भारत में प्रमुख राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नियामक है। यह कारपोरेट मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। अगला प्रश्न है 27 अक्टूबर 2021 को खाली स्थान की अध्यक्षता में 16वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन यानी कि EAS की मेजबानी की गई। पहला ऑप्शन इंडोनेशिया, दूसरा भूटान, तीसरा भारत, चौथा ब्रुनेई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी ब्रुनेई। 27 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रुनेई की अध्यक्षता में आयोजित एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 16वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इसके मुख्य बिंदु हैं शिखर सम्मेलन EAS नेताओं द्वारा 3 वक्तव्यों को अपनाने के साथ समाप्त हुआ, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य, पर्यटन के माध्यम से आर्थिक सुधार और सतत सुधार शामिल है। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन क्या है? तो इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। यह पूर्वी एशिया के भू राजनीतिक, रणनीतिक और आर्थिक विकास के लिए सुरक्षा और रक्षा से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए एशिया प्रशांत क्षेत्र में प्रमुख नेताओं का नेतृत्व वाला मंच है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ब्रुनेई, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर का जागरूकता कार्यक्रम संभव शुरू किया है? ऑप्शन ए विधि और न्याय मंत्रालय, दूसरा ऑप्शन सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ऑप्शन सी श्रम और रोजगार मंत्रालय, ऑप्शन डी जल शक्ति मंत्रालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। 27 अक्टूबर 2021 को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय MSME ने उद्यमिता को बढ़ावा देने में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का जागरूकता कार्यक्रम संभव शुरू किया है। इसके मुख्य बिंदु हैं केंद्रीय MSME मंत्री श्री नारायण राणे ने
नई दिल्ली में ई राष्ट्रीय स्तर जागरूकता कार्यक्रम 2021 संभव का शुभारंभ किया। यह 1 महीने पहले शुरू की गई पहल है। यह देश के सभी हिस्सों में विभिन्न कॉलेजों आईटीआई के छात्रों को उद्यमिता अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा, जिससे देश का आर्थिक विकास होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। अगला प्रश्न है 26 अक्टूबर 2021 को भारत किर्गिस्तान के बीच अपनी पहली रणनीतिक वार्ता किस शहर में आयोजित हुई? ऑप्शन ए है बिश्केक, ऑप्शन बी काराकोरम, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी नई दिल्ली। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालयों के बीच पहली भारत किर्गिस्तान रणनीतिक वार्ता 26 अक्टूबर 2021 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। बैठक के बारे में देखते हैं। भारतीय पक्ष का नेतृत्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने किया और किर्गिस्तान पक्ष का नेतृत्व किर्गिस्तान की सुरक्षा परिषद के सचिव लेफ्टिनेंट जनरल मरात इमानकुलोव ने किया। दोनों पक्षों ने दोनों देशों के सामने मौजूद खतरों और चुनौतियों और क्षेत्रीय सुरक्षा वातावरण, विशेष रूप से अफगानिस्तान के बारे में चर्चा की है। दोनों पक्षों ने इन मुद्दों पर समान विचारों को अपनाया है और संबंधित पक्षों के बीच द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग में सुधार के उपायों पर सहमति व्यक्त की है, जिसमें आतंकवाद विरोधी, कट्टरपंथ विरोधी, नशीली दवाओं पर नियंत्रण और सुरक्षा सहयोग के क्षेत्र शामिल हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी नई दिल्ली। अगला प्रश्न है जो कि आज का अभ्यास प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन रेड रोज निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? पहला ऑप्शन असम, दूसरा कर्नाटक, तीसरा पंजाब, चौथा छत्तीसगढ़। इनमें से सही उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर देना। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं अगले दिन के वीडियोज में। तब तक के लिए बाय।